ही अलग जगह है और ये ऋषि मुनियों की धरती भी कहा जाता है। तो क्या कुछ यहाँ पर राजनीतिक समीकरण कहते हैं, क्या कुछ यहाँ पर मुद्दे चलेंगे या नहीं चलेंगे? अगर चलेंगे तो किस प्रकार के मुद्दे यहाँ पर हाल-फिलहाल हैं? कमलेश डांडा यहाँ से मंत्री रही हैं, तो मंत्री रहने का उनका फ़ायदा भाजपा को मिलेगा या नहीं मिलेगा? बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस में भी यहाँ से जो सांसद बने हैं हाल-फिलहाल, जयप्रकाश, वो भी इसी धरती से आते हैं। तो क्या कुछ पूरा खेल है? थोड़ा बताएँ। जी, खंडेलवाल जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को हमारी तरफ से भी बहुत सारा प्यार, नमस्कार और सादर प्रणाम। जी। और मैं ब्रीफ में ये सबसे पहले ही बताना चाहूँगा कि जो कलायत विधानसभा क्षेत्र है, कलायत विधानसभा क्षेत्र का गठन वर्ष 1954 में हुआ, देश की आज़ादी के बाद। और हरियाणा के जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें से ये बेहद पुराना विधानसभा यानी कि क्षेत्र है। 1966 में प्रदेश अलग हुआ, तो उससे 1954 पहले हाँ, की बिल्कुल, बिल्कुल 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना, उससे पहले ही कलायत विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ 1954 में। और यहाँ से बाबू बृषभान यहाँ से विधायक बने और ये उस दौरान विधानसभा पंथा खुला था। और वो न केवल यहाँ से एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए विधायक बने, बल्कि वो पेप्सू राज्य में मुख्यमंत्री भी बने। अच्छा। यहाँ के जो विधायक हैं कलायत से, बाबू बृषभान, वो यहाँ से विधायक के साथ-साथ वो पेप्सू राज्य यानी कि जब हरियाणा, पंजाब और एक साथ में। हिमाचल और जो ये पूरा जॉइंट था, जब हरियाणा अस्तित्व में नहीं आया था, तो उसके वो मुख्यमंत्री भी रहे, जो एक बहुत बड़ा गौरवशाली वो पल है, वो इतिहास है, उनके नाम दर्ज है कि यहाँ से विधायक रहते हुए इस पद पर गए। और जहाँ तक फिर इसके जो स्वरूप और प्रारूप समय-समय पर जो बदलाव आए, विधानसभा क्षेत्र का नाम तो कभी नहीं बदला, लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बदलती रही, यहाँ का विधानसभा क्षेत्र का स्वरूप बदलता रहा, यहाँ ये इसके परिसीमन में आता रहा, बदलाव होते रहे और रिजर्व और ओपन की परिस्थितियाँ यहाँ बनी और जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं, उनमें बदलाव आए। मूल रूप से अगर देखा जाए पहले अगर 1970 से पहले की बात की जाए, तो कुरुक्षेत्र लोकसभा से पहले तो कैथलिक लोकसभा था और यहाँ से जो खास जिनका ताल्लुक रहा, श्री गुलजार लाल नंदा जी जो सांसद बने कुरुक्षेत्र लोकसभा से, और वो सांसद के साथ-साथ वो 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री भी बने। यानी कि करायत विधानसभा रहते हुए यहाँ से एक मुख्यमंत्री, और जब लोकसभा की बात करें तो यहाँ से प्रधानमंत्री देने का काम करायत की जनता ने किया है। उनके नाम से यहाँ इबारतें भी हैं, उनके नाम से यहाँ आप शिलालेख देखेंगे, आप उनके प्राचीन कपिल मुनि धाम में चले जाइए। श्री गुलजारी लाल नंदा जी जब केंद्रीय रेल मंत्री थे, उस दौरान उन्होंने कपिल मुनि सरोवर जीर्णोद्वार का कार्य उनके हाथों से शुरू किया गया था और उस दौरान वो कुरुक्षेत्र बोर्ड के अध्यक्ष थे। और उन तरह के जो जिस प्रकार के राजनीतिक महत्व होते हैं और यहाँ के किसी स्थान के सामरिक इस तरह के ऐतिहासिक महत्व होते हैं, राजनीतिक महत्व होते हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, तो उन दृष्टिकोण में बहुत बड़ी बात है कि एक इलाका जो जिसको जिला कैथल को जिसको बड़ा छोटा सा जिला माना जाता है, लेकिन अपने अंदर वो राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास भी समेटे। ये वही जिला है जिसने देश को 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री दिया है और ये कलायत भी उसका संभाग है जिसने पेप्सू राज्य को मुख्यमंत्री दिया है। जब रिजर्वेशन भी मेरे ख्याल से कलायत रहा है, तो उस वक्त के जो विधायक रहे हैं कौन थे, कैसा रहा उनका कार्यकाल? देखिए जैसे ये जो स्थितियां मैं आपको बता रहा था कि 1954 में अस्तित्व में आया कलायत विधानसभा और फिर 1972 के बाद कलायत विधानसभा क्षेत्र आरक्षित हुआ और उसके बाद ये कंटिन्यू ऐसा ये चलता रहा 1972 से लेकर और 2009 का परिसीमन हुआ। 2009 से और 1972 के बीच का जो दौर है, जो वर्ष हैं, वो रिजर्वेशन के रहे जब ये कलायत विधानसभा क्षेत्र आरक्षित था और यहाँ आरक्षित सीट थी। अगर अब जिस प्रकार आप अभी समीकरणों की बात कर रहे थे कि किस प्रकार के समीकरण रहेंगे, उन चीजों में अगर देखा जाए तो प्रदेश में चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, उसको यहाँ अपनी राजनीति का केंद्र बिंदु कलायत को ही बनाना पड़ा कि चाहे वो चौधरी देवीलाल थे
चाहे वो चौधरी बंसीलाल जी हैं, चाहे वो चौधरी भजन लाल जी हैं, भले ही तीनों लोग अब दुनिया में नहीं है, लेकिन कलायत की राजनीति से बचकर ये कोई निकल नहीं पाए। केंद्र बिंदु कैसे रहा है? केंद्र बिंदु वो इस तरह से रहा कि जो जब इनेलो या लोकदल पूरी तरह से अपने मजबूत पकड़ में थी, तो वहाँ ये इनेलो का मजबूत गढ़ रहा। और जब कांग्रेस का जब एक दौर यहाँ शुरू हुआ कि जब 2004 में यहाँ से नीता बुक्कल ने यहाँ से चुनाव लड़ा, तो वे यहाँ की विधायक बनी कांग्रेस सीट पर और लंबे समय के बाद कांग्रेस को यहाँ जीत मिली। और उस बीच भी अगर आप उससे जाएं कि 1996 में जो हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हुआ था, यहाँ से कलायत के जो बीडीपीओ कार्यालय में टाइपिस्ट का काम करते थे रामबद लोधर, वो यहाँ से विधायक बने और वो सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने। और दिलचस्प बात उसमें ये भी रही कि जब बंसीलाल अपने सरकार का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और सरकार गिर गई थी, उसके बाद इनेलो सरकार में भी रामबद लोधर को मंत्री बनाया गया। और जो ये मंत्रालयों की बात है कलायत का, आप जिस प्रकार जिक्र रहे थे कि कैसे वो यहाँ से टच रहे, ये आप ये देखिए कि बंसीलाल मुख्यमंत्री बनते हैं, उनको रामबद लोधर को अपने कैबिनेट में लेना पड़ता है और पावरफुल मंत्री के तौर पर लेना पड़ता है। और इनेलो की सरकार बनती है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनके मंत्रिमंडल में भी रामबद लोधर थे। और फिर जब ये विधानसभा क्षेत्र आज आकर आप जोड़ते हैं, अगर पूरे इसके पूरे विधानसभा क्षेत्र की अगर आप बात करें, ये जो विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया, उस पूरे कार्यकाल में इस विधानसभा क्षेत्र ने एक बार प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया और 3 बार इन्होंने मंत्री दिए। और इस समय की जो ये बात अब यहाँ पर राज्य मंत्री रही, अब वो राज्य मंत्री रही श्रीमती कमलेश डांडा। और जो रामबद लोधर हैं उनसे पहले भी प्रीत सिंह राठी शायद ट्रांसपोर्ट मंत्रालय उनके पास था, वो मंत्री रहे और कलायत विधानसभा क्षेत्र से थे वो। और उसके बाद जैसे 3 में इसलिए गिना रहा था कि रामबद को हम 2 बार में काउंट करते हैं कि उनको वो पहले बंसीलाल की सरकार में रहे, फिर चौटाला की सरकार आती है। और अब जब 2019 का जो चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, क्योंकि प्री-सीमन 2009 में लागू हुआ और प्री-सीमन के बाद जिस प्रकार मैं आपको बता रहा था कि उस बीच 1972 से लेकर उस बीच तक हरियाणा गठन के बाद 1972 का जो चुनाव और फिर 2009 के बीच ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये रिजर्व था। और 2009 में जब प्री-सीमन हुआ, इस विधानसभा क्षेत्र को खुला किया गया और ओपन सीट ये बन गई। और 2009 में यहाँ से जो रामपाल माजरा हैं, उन्होंने सीट पर चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए यहाँ से। और जिस प्रकार ये 2009 के बाद की जो बात कर रहे हैं कि 2009 के बाद जाट समुदाय से ही यहाँ से विधानसभा प्रतिनिधित्व यहाँ से मिलता रहा है। उसमें चाहे 2009 में रामपाल माजरा की बात करें, चाहे 2014 में आजाद विधायक जयप्रकाश की बात करें, चाहे 2019 में कमलेश डांडा यहाँ से मौजूदा विधायक की बात करें, तो ये अब तक की जो स्थिति है ये दर्शाती है। तो अब 2024 की बात करें धनिया जी, क्या परिस्थितियां अब भी उसी तरह हैं या फिर अब परिस्थितियों में कुछ बदलाव लग रहा है? क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो जाट नॉन जाट का कंसेप्ट था, अब की बार थोड़ा सा और फैला हुआ उसको लेकर के। देखिए खंडेलवाल जी, जो ये विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के मुद्दों पर यहाँ वोट डलता है और यहाँ मजबूती से सभी राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ना पड़ता है। वहाँ की जो हाई पावर है उनकी, और जिसको हाई कमान कहिए, उन लोगों को भी यहाँ मैदान में आना पड़ता है। इस प्रकार का चुनाव होता है। और 2024 के चुनाव की जिस प्रकार आप बात कर रहे हैं, यहाँ बहुत टफ मुकाबले होने वाले हैं और वो 2 तरह के मुकाबले होंगे कि पहली जंग पार्ट 1 वो टिकटों को लेकर यहाँ होगी। टिकटों को लेकर के इनके जो टिकटों की मारामारी है, अब की बार कैंडिडेट चाहे भाजपा है, चाहे नेलो है, चाहे कांग्रेस है, उनके पास टिकटार्थियों की संख्या ज्यादा है। बिल्कुल, यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ जो जब से ये 2024 लोकसभा के नतीजे आए हैं, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश, जिन्होंने हिसार लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर जीत दर्ज की है, उसके बाद उन्होंने यहाँ अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं और वो अपने बेटे विकास सहारण को यहाँ से विधायक देखना चाहते हैं। उनका सपना है, वो ये राजनीतिक रूप से ये टारगेट लिए हैं
कि उनका जो पुत्र है यहाँ से विधायक बने, और वे पूरा जी जान लगा देंगे इसके लिए कि उनको यहाँ टिकट मिले। और पड़ोस में ही रणदीप सुरजेवाला भी रहते हैं कैथल विधानसभा क्षेत्र में, जो राज्यसभा के सांसद हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं। और वो अगर उनकी बात की जाए कि जिस प्रकार कांग्रेस में खेमों की बात होती है, तो वो यहाँ धर्मवीर कोले खां के पक्ष में उन्होंने रैलियां की हैं मुख्य रूप से। अभी तक का जो आप अगर बैकग्राउंड में जाएं, तो अभी तक उन्होंने धर्मवीर कोले खां के पक्ष में यहाँ रैली की है, चाहे वो कुराल की रैली हो, चाहे बालू की रैली हो, चाहे और कोई इस नाम के लेकर प्रचार करता रहे कि वो रणदीप सुरजेवाला के गुट से तो श्वेता ढुलवी यानी कि जो कि पाई से है। हाँ, चाहे वो एक लंबी सूची में शामिल हो लोग कि जो यहाँ रणदीप सुरजेवाला का टैग लगाकर यहाँ से टिकट का वो करते हैं, लेकिन अभी तक धर्मवीर कोले खां के अलावा रणदीप सुरजेवाला ने किसी धर्मवीर की एक और ये है ना, क्योंकि वो इस धरती से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर ये नहीं होगा कि ये बाहरी हैं। खैर भाजपा की बात करें तो भाजपा में आपको, क्योंकि यहाँ पर भाजपा की भी एक लंबी लिस्ट मिलेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार जिक्र आया, तो भारतीय जनता पार्टी में यहाँ की जो मौजूदा विधायक हैं, मेरी कुछ दिन पहले उनसे पत्रकार वार्ता में बात हुई है, तो मैंने उनकी रणनीति के बारे में जिक्र किया था कि आप खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं या आपके जो पुत्र हैं वो चुनाव यहाँ से लड़ेंगे। तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि मैं ही यहाँ से चुनाव लड़ूंगी, और टिकट की प्रबल दावेदार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो हैं, क्योंकि वो मौजूदा विधायक हैं, वो पूर्व राज्य मंत्री हैं। और उसके बाद जब और टिकटों की जो कतार शुरू होती है, उसमें डॉक्टर सुखदेव कुंडू हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के वो हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में उस पद पर वो रहे, जो अपीलीय होते हैं उस पोस्ट पर वो जो डॉक्टर सुखदेव कुंडू है, उनकी क्या कुछ राजनीतिक बैकग्राउंड है? उसी का मैं बता रहा था कि जो हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसकी जो अहम पद होता है, उसमें प्रधान सचिव सत्र का वो रैंक होता है, वो अपीलीय अधिकारी होते हैं, जो अपील अथॉरिटी होते हैं, जो इनसे जुड़ी मामलों को सुनते हैं। और ये महत्वपूर्ण पद है क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक यहाँ होता है, तो ये बात भी वहाँ बड़े मायने रखती है। और जो शिक्षा के रूप से भी वो एजुकेटेड पर्सन है। हाँ, और उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटियों में अपनी जो शिक्षा है उसके दम पर उन्होंने मेडल उन्होंने हासिल किए, अपना एक स्थान बनाया है। और ये बातें वहाँ मायने रखेंगी, क्योंकि लगातार कलाइत में ये बात भी लगातार उठती रही है कि उच्च शिक्षित लोग यहाँ मैदान में आकर चुनाव लड़ें या तजुर्बेकार यहाँ लड़ें, तो वहाँ सारे यहाँ चीजें वो जुड़ती हैं कि कमलेश डांडा हैं, उनके पति कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो पूर्व मंत्री हैं, वो मौजूदा विधायक हैं। और सुखदेव कुंडू जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि वो हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वो सदस्य रहे हैं, और वो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे हैं, और वो शिक्षित हैं, और वो कलायत विधानसभा क्षेत्र से पर वो संबंध रखते हैं। और इसके साथ ही जो महिलाओं की यहाँ सूची है, राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य हैं सुमन राणा, उन्होंने भी अपनी दावेदारी की है कि वो भी यहाँ से अपनी इच्छा व्यक्त करती हैं। तो सुमन राणा का क्या कुछ राजनीतिक? सुमन राणा जो हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग है उसकी सदस्य हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के जो महत्वपूर्ण विंग हैं उनमें अहम पदों पर वो अलग अलग प्रभागों में वो काम करती हैं। और उनकी एक महिला के नाते वो एक्टिव यानी कि अगर यहाँ पर एक बात होती है कि महिला कार्ड खेला जाए, एक तरफ जहाँ कमलेश डांडा है, तो उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं सुमन राणा। उसी का मैं जिक्र कर रहा था कि जो महिला हैं कि महिलाएं यहाँ जिस प्रकार कमलेश डांडा ने चुनाव लड़ा, तो उसी तरह कि सुमन राणा वहाँ एक दूसरी एक महिला दावेदार यहाँ आ गई है, जबकि जो पुरुष जो वर्ग है उसमें भी उनकी दावेदारों की सूची लंबी है, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष जयदीप राणा है, चाहे किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष अजीत चहल हैं, चाहे वो किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव राणा हैं। तो ये सूची इस प्रकार की जो आती है वो इस प्रकार के पुरुष वर्ग में है, और महिला वर्ग में भी एक ये दिलचस्प उसके अंदर उस एक बात जुड़ी है कि उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि वो भी यहाँ से अपने भाग्य को राजनीतिक रूप से आजमाना चाहते हैं। बात करें इनेलो की और जसपा की, तो इनका क्या कुछ राजनीतिक भविष्य नजर आता है? देखिए, जो कलायत विधानसभा क्षेत्र है, जिस प्रकार हम जिक्र कर रहे थे, आप जिस प्रकार हम
दो 1954 से बात कर रहे थे विधानसभा को लेकर। तो यहाँ की जो राजनीति है, यहाँ की राजनीति मुद्दों पर आधारित है। यहाँ की राजनीति व्यक्ति के फेस पे आधारित है कि वो किस प्रकार का फेस है, और उससे जो इलाके के जो मुद्दे हैं वो क्या वो उनमें सक्षम है उनको करने में। तो ये यहाँ के जो मेन है, यहाँ की चाहे वो पीने के पानी की बात है, चाहे वो सिंचाई की बात है, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, इस प्रकार के मुद्दे, चाहे वो गाँव की लाइब्रेरियाँ हैं, उन मुद्दों को लेकर यहाँ चुनाव होता है। और जो युवा हैं वो खुलकर अपनी बात रखते हैं कि हमारे गाँव के मुद्दे ये हैं। पहले जो दौर था वो पहले परंपरा रही कि बड़े बुजुर्ग अपनी मांगों को मुख्य रूप से रखते हैं, लेकिन अब बड़े बुजुर्गों के साथ युवाओं का तालमेल जुड़ गया है, तो वो अपनी बात को मुखरता से रखते हैं। तो और जो जिस प्रकार आप इनेलो और जसपा की बात कर रहे थे कि यहाँ की जो परिस्थितियां जो बनी हैं, यहाँ कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट ये रहेगा अगर जयप्रकाश के बेटे विकास आनंद चुनाव लड़ते हैं कि वो उनके पिता सांसद हैं, उसका उनको फायदा मिलेगा। और उनका राजनीतिक जो यहाँ का एक जो वजूद है वो भी यहाँ मजबूत है, क्योंकि 2014 में उन्होंने अपना जलवा दिखाया कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर वो जीत गए, और 2019 में वो मौजूदा विधायक कमलेश टांडा को उन्होंने फाइट किया। और जहां बात इनेलो और जजपा की है, तो जजपा यहाँ पूरी तरह कमजोर पड़ी है। उसके बाद 2019 का चुनाव में उन्होंने बहुत बहुत बड़ा अपना प्रदर्शन किया था कि लगभग 40,000 वोट दौरान यहाँ से जो उम्मीदवार थे जननायक जनता पार्टी से सतविंदर राणा, वो उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था और लगभग 40,000 वोट मिले, और वो आजकल वो जजपा से बागी हो गए हैं और उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। तो मुद्दों की बात करें, जैसे आपने कहा कि मुद्दे यहाँ पर अहम रोल अदा करते हैं, तो कॉलेज की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें या फिर सड़कों की बात करें, तो इन मुद्दों में क्या कुछ भाजपा परिपूर्ण अपना कर पाई है? अभी भी कौन से मुद्दे बाकी हैं जिसके ऊपर कांग्रेस उनको घेर सकती है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रथम कार्यकाल रहा, मनोहर लाल सरकार पार्ट 1, अभूतपूर्व घोषणाएं हुई हैं कलायत विधानसभा क्षेत्र में, इस बात में कोई दो राय नहीं है। उससे कलायत विधानसभा क्षेत्र को गांव से एक शहर की शक्ल मिली है। चाहे उसमें ये 4 लेन के प्रोजेक्ट हैं, चाहे उसमें हमारे यहाँ के रेस्ट हाउस हैं, चाहे यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था है, चाहे पीने के पानी के ढांचे की बात है, चाहे कॉलेज को सरकारी दर्जा मिलने की बात है, और चाहे विभिन्न सड़कों के मजबूतीकरण की बात है। वो चीजें यहाँ आई हैं, चाहे गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात है, चाहे कलाई नगर पालिका क्षेत्र में कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात है, चाहे वहाँ पार्क बनाने की बात है, या गांव में ई लाइब्रेरी को लेकर या व्यायामशालाओं को लेकर प्रोजेक्ट की बात है, या गांव के तालाबों के सौंदर्यकरण के सब्जेक्ट वहाँ शामिल हैं। तो उस दौरान एक अभूतपूर्व विकास कार्यों का पिटारा खुला है। लेकिन मौजूदा विधायक के साथ दूसरा जो कार्यकाल है वो चुनौतीपूर्ण भी रहा, क्योंकि न केवल वो प्रथम कार्यकाल के कार्यों को पूरा नहीं कर पाई, बल्कि जो उनसे एक राज्य मंत्री होने के नाते कुछ नई अपेक्षाएं थी, नई ज्यादा उम्मीदें थी, ज्यादा उम्मीदें थी, वे उम्मीदें अधूरी हैं। चाहे यहाँ कलायत के कपिल मुनि कॉलेज के भवन की बात करें, या वहाँ शिक्षकों के पदों की बात करें, चाहे आप यहाँ के जो नागरिक मूल अस्पताल है वहाँ के अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति की बात करें, चाहे आप यहाँ के बीडीओ पीओ कार्यालय के भवन की बात करें, चाहे आप यहाँ के सचिवालय में जुडिशरी कॉम्प्लेक्स की बात करें, चाहे आप राजौंद में जाकर महिला कॉलेज भवन की बात करें, चाहे वहाँ के सीवरेज की व्यवस्था की बात करें, चाहे गांव में पानी की जो व्यवस्थाओं का जिस प्रकार ये कि महिलाओं के सिर के ऊपर पानी का बोझ नहीं होगा, हर नल में जल पहुंचेगा, चाहे आप उन दावों की बात करें, चाहे सड़कों की मजबूतीकरण की बात करें, चाहे गांव में आप परिवहन व्यवस्था की बात करें, या आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां केवल एक बार बस आती है और एक बार जाती है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां ये दर्शाती हैं कि बहुत चुनौतीपूर्ण ये विकास का दौर उनके लिए। इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, अब इतना समय नहीं बचा कि इस प्रकार के जो मुद्दों को का समाधान किया जाए। लेकिन यहाँ बात बड़ी अब ये है, अब जिस प्रकार आप यहाँ की राजनीति की बात कर रहे हैं, अब राजनीति की तराजू है जो वो उसके पलड़े दो लोग बन गए हैं कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की कमांड या फुल
पूर्ण तरीके से या बेहतर ढंग से अब उन्होंने जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उन्होंने संभाल ली है और लगातार घोषणाएं वो कर रहे हैं, यहाँ के प्रोजेक्टों को पूरा कर करने रहे की हैं। बात कर और रहे उधर से जहां अगर कांग्रेस के खेमे की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस दल की बात करें, तो वहां से यहाँ की जो कमांड जिस प्रकार जयप्रकाश की बात हो रही है, वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में भी कमांड, कांग्रेस की कमांड उनके हाथ में पूरी तरह से है। तो यहाँ ग्राउंड पे तो जो उम्मीदवार लड़ेंगे, लेकिन यहाँ ऊपर जो चेहरे हैं, सारथी जो बनकर के उनके जो सारथी हैं और जो उनकी बैकबोन होंगे, वो दिग्गज होंगे। तो ये जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ न केवल पार्टियों की और उन चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर है, बल्कि जो बड़े दिग्गज हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी यहाँ दांव पर रहेगी। रोमांचक मामला रहेगा यहाँ पे। तो धानिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो धानिया जी ने कलायत विधानसभा का यानी कि वो अहम बातें बताई हैं जो शायद यूथ है, राजनीति की परख रखता है, राजनीति की जानकारी रखता है, उस तक भी जानकारी नहीं होगी। तो धानिया जी ने इसके साथ में यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर के बताया कि भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे इनेलो है, सबके लिए चुनौतियां तो है। और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां कमलेश ढांढा ने भी खड़ी कर दी हैं। कमलेश ढांढा ने इसलिए कर दी है क्योंकि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट 2019 की सत्ता से पहले लाए गए थे ना वो पूरे हो पाए हैं, और राज्य मंत्री होते हुए भी वो भी पूरा नहीं कर पाए हैं। तो दूसरी तरफ जयप्रकाश की भी मैं अगर बात करूं तो जयप्रकाश के लिए भी चुनौतियां इसलिए बन जाती हैं क्योंकि जयप्रकाश खुद यहाँ से सांसद हिसार से सांसद हैं। और जो परिवारवाद का हमला अक्सर भाजपा कांग्रेस पर लगाती रहती है, तो कहीं ना कहीं वही परिवारवाद का जो एक मामला है कहीं ना कहीं उस पे लग सकता है। खैर उन चीजों के ऊपर एक अलग से विश्लेषण होगा। आप देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज, और कमेंट में हमारा जो धानिया जी की जानकारी कलायत को लेकर के है उसके ऊपर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अब हमें दे राय, मिलते हैं अगले विश्लेषण में, अगले मुद्दे में। जिंदाबाद।